हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। ज्ञान रीति के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने अभी सीजीएल के लिए कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल जो वैकेंसी होती है उसके लिए हाल ही में 20,000 प्लस वैकेंसीज आउट की है। तो आज हमारा जो सेशन रहेगा उसी के रिगार्डिंग रहेगा। इस सेशन में हम सीजीएल के बारे में थोड़ा मोस्टली चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि एसएससी में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है उसमें किन किन पदों पर भर्ती होती है, और फिर हमारा जो सीजीएल वैकेंसी है उसमें हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे। एक एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। सीजीएल क्या होता है, किन किन लेवल पे वैकेंसी निकलती है सीजीएल में, किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकलती है, और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सभी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। लेकिन सेशन में आगे जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट टू माय डियर फ्रेंड्स कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी उन मैक्सिमम फ्रेंड के साथ जो कि एसएससी सीजीएल या एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, उन सभी तक सेशन को जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार आए हैं, तो ज्ञान रीति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना ताकि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी सेशन को शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। तो दोस्तों, इस सेशन में हम कंप्लीटली एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी है उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और मेन जो हमारा टारगेट रहेगा सिलेबस डिस्कशन के रिगार्डिंग, वो मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, तो मैथ्स सिलेबस के लिए मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस डिस्कशन कंप्लीट हम देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई कर दिया होगा। जो भी एलिजिबल है उन सभी ने जाकर फॉर्म फिल कर दिया होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया होगा। होपफुली आप सभी ने अच्छे से देखा होगा, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करता हूं कि एसएससी की, तो एसएससी आप सभी जानते हो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? स्टाफ सिलेक्शन और कमीशन, राइट। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी अलग अलग लेवल पे भर्तियां निकालती है, वैकेंसीज निकालती है। पहली जो होती है वो सीजीएलई बोलते हैं इसको। सीजीएलई मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशंस, इसकी फुल फॉर्म होती है। और कई कई समटाइम्स इसको सीजीएल भी बोलते हैं। सीजीएलई का मतलब आगे ई लगा हुआ, इसका मतलब होता है डियर फ्रेंड्स की एग्जामिनेशन। ये जो वैकेंसी निकलती है ग्रेजुएशन लेवल पे निकलती है। अगर एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट है, चाहे वो बीए पास आउट हो या बीएससी पास आउट हो या बीकॉम पास आउट हो या किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी डिसिप्लिन में अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, वो इस वैकेंसी या इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, राइट। और वो थर्ड ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। टिल द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। आप अगर थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड आता है सीएचएसएलई। सीएचएसएलई क्या होता है? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन बोलते हैं इसको। सीएचएसएल की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल गया होगा, हायर सेकेंडरी जिसको हम बोलते हैं 10+2। तो जो भी 10+2 ग्रेजुएट है, हम जैसे ग्रेजुएट वर्ड किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम ग्रेजुएट का मतलब ये नहीं होता कि आप आपकी जो डिग्री होती है उसी होता है। नॉर्मल 12th ग्रेजुएट को भी 12th ग्रेजुएट ही बोलते हैं, राइट। तो जो 10+2 ग्रेजुएट है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, राइट। वही अप्लाई करते हैं इस वैकेंसी के लिए। आप अगर 12th पास हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। चलो, तो आप अगर 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए। नेक्स्ट आता सीपीओ। सीपीओ जो होता है आपके पास, राइट, वो आपके डिफेंस से रिलेटेड होती है। जो सेंट्रल में पुलिस के लिए वैकेंसी निकलती है, पुलिस ऑफिसर लेवल की वैकेंसी होती है, उसमें उसके लिए सीपीओ के थ्रू वैकेंसी होती है आपकी, ठीक है। सीपीओ के थ्रू एसएससी रिक्रूट करती है, राइट। उसमें भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए होता है। आपके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, आपको कोई डिग्री चाहिए, 3 ईयर 4 ईयर कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप सीपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एमटीएस, मल्टीटास्किंग सर्विस। मल्टीटास्किंग सर्विस है, उसके लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, राइट, एमटीएस के लिए। और जीडी जो जनरल ड्यूटीज होती है उसके लिए भी आपके लिए 10th आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब ये जो हमारा सेशन है डियर फ्रेंड्स, इस सेशन में कंप्लीटली हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सीजीएलई के रिगार्डिंग करने वाले हैं, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन। क्योंकि हाल ही में 20,000 यानी 20,000 प्लस वैकेंसीज अभी इसके लिए आउट हुई है, राइट। अभी निकाली एसएससी ने। तो
अभी जो हॉट वैकेंसी हमारे सामने वो यही है सीजीएल, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। इन फ्यूचर में आपको सभी एग्जाम के बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्या होता है, किन किन पदों पे भर्तियां होती हैं, इनके रिगार्डिंग एमटीएस, जीडी, सीएचएसएलई, सभी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, सबके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। एसएससी सीजीएलई की बात करें तो सीजीएलई जो अभी अभी हमने देखा कि ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसी निकलती है, एनी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, जो भी 3 ईयर की डिग्री उसके पास वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, राइट। तो इसमें थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले देखो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आप सभी ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, केयरफुली आपने देखा होगा, क्योंकि आपने अप्लाई किया होगा तो ऑब्वियसली नोटिफिकेशन सब पढ़ते ही हैं, राइट। 17 सितंबर को नोटिफिकेशन आउट हुआ था, आप सभी जानते हैं। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ये वैकेंसीज निकलती है, तो आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोटिस, कंप्लीट नोटिस के बारे में, टेंटेटिव डेट के बारे में बताऊं तो आप सभी ने डेट्स पता होगी आप सभी को, अगर आपने अप्लाई किया है तो। डेट ऑफ सबमिशंस ऑनलाइन एप्लीकेशन, वैसे इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि आप अगर जब भी वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है इसकी डेट मतलब लास्ट डेट निकल गई होगी, लेकिन फिर भी आपको बता दिया जाए थोड़ा सा, अगर आप लास्ट डेट से पहले अगर सेशन देख रहे हो तो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर कोई भी किसी ने भी अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसको अगर इन्फॉर्मेशन मिले तो फॉर्म फिल कर सके, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। और अगर लास्ट डेट के बाद अगर आप देख रहे हैं तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं आप लोगों के लिए, इसके लिए आप बस एग्जाम डेट के जो एग्जाम डेट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रहेगी, राइट। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रहेगी वो आपको 17 सितंबर से 8 अक्टूबर इसमें दे रखी 2022 में। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो है 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर है ना, रात्रि 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफलाइन चालान, अगर कोई ऑफलाइन पेमेंट करना चाहता है चालान के थ्रू तो उसकी जनरेशन की जो लास्ट डेट है वो भी 8 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर के बाद आप चालान जनरेट नहीं कर पाएंगे, राइट। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो लास्ट डेट जो है आपकी वो 9 अक्टूबर है, राइट। उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो 8 अक्टूबर है। आप कम से कम 8 अक्टूबर तक आप अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट आप एक दिन बाद तक भी कर सकते हैं, 9 अक्टूबर तक, राइट। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे सुविधा दी जाती है एसएससी की तरफ से। एंड लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू ऑनलाइन, जो चालान के थ्रू अगर आप पेमेंट करें तो उसकी लास्ट डेट 10 अक्टूबर है, क्योंकि आप 8 तक चालान जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद आपको 2 दिन मिलते हैं। 2 दिन तो नहीं कर सकते, 1 दिन का ही आपको गैप मिलता है, उसमें आप अपना ऑफलाइन चालान प्रिपेयर कर लें, बनवा लें और उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी एरर है ना, तो आप करेक्शन के लिए भी आपको टाइम दिया जाता है। 12 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक 1 दिन का आपको समय मिलता है, आप करेक्शन कर सकते हैं। देखो एसएससी की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि एसएससी में अगर आप पहली बार जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो एसएससी क्या करता है कि आपका रजिस्ट्रेशन एक ही बार करता है, राइट। फिर सिर्फ आपको अप्लाई करना होता है वैकेंसी में, ऐसे नहीं कि बार बार आपको न्यूली एप्लीकेशन फिल करना पड़े। आप एक बार जाके अपनी डिटेल फेच कर दें, वहाँ पे रजिस्टर कर दें। फर्स्ट टाइम आ जा रहे तो रजिस्टर करना जरूरी है, सेकेंड टाइम आप अगर कर रहे हैं तो लॉगिन करना ही आपके लिए एनफ रहता है। आप यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो आपको एक बार फिल करनी थी, बार बार करने की जरूरत नहीं है। कुछ अपडेटेशन होता है वो आप कर सकते हैं अपडेट, जैसे फोटो अपडेट करनी हो, साइन अपडेट करनी हो, अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना हो, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन बार बार करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। बार बार अपलोड करने की जरूरत नहीं होती, ये आपको थोड़ी रिलीफ मिलती है एसएससी के पोर्टल पे, और आजकल तो सभी जगह कॉमन ये कल्चर हो गया है। नेक्स्ट है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब ये टीयर 1 क्या है, टीयर 2 क्या है, इसको डिटेल में आगे देखेंगे। एसएससी का एग्जाम जो होता है वो मल्टीपल लेयर्स में होता है। पहले जो होता था टीयर 4 तक एग्जाम जाता था, लेकिन अब इस बार सब कुछ न्यू पैटर्न आया है आपका, अब टीयर 2 तक ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो टीयर 1 जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं इसको, एसएससी प्री बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं, एसएससी प्री एग्जाम बोलते हैं इसको। इसकी दिसंबर में आपको एक्सपेक्टेड डेट दे रखी है कि दिसंबर में आपका एग्जाम होने का है चांसेस। अब डेट क्या होगी वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 2, उसके लिए भी आपको टू बी नोटिफाई लेटर, जब टीयर 1 एग्जाम होगा उसके बाद ही आपका टीयर 2 के लिए आपको डेट दी जाएगी, वो भी आपको बाद में बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब आप सभी को पता होगी। बात करते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम की। एसएससी सीजीएल की जो एक वैकेंसी निकलती है वो 2 लेवल पे होती है, ग्रुप बी और ग्रुप सी।
अब ग्रुप बी में कौन कौन सी वैकेंसी, ग्रुप सी में कौन कौन सी वैकेंसी, वो आगे की स्लाइड्स में हम देखने वाले हैं, राइट। तो ग्रुप बी ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो देखो पहला 2.1 जो यहाँ पे दिख रखा है 2.1 पे लेवल 8 कमीशन जो होता है वो 47,600 से 1,51,100 के बीच सैलरी वेरी करती है। और पोस्ट जो है वो आपके पहले नंबर की जो पोस्ट है ना, वो है आपके, देखो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट लिख रखा है और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से ये पोस्ट जो रिलेटेड है वो कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, पोस्ट के बारे में बताया गया कि इसका लेवल क्या है, ग्रुप बी वैकेंसी है, ग्रुप सी वैकेंसी है। एज लिमिट भी आपको साथ में दे रखी है, एज लिमिट जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसको बोला जाता है डबल AO। डबल AO की बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, राइट। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CNAG, ठीक है। ग्रुप बी वैकेंसी है और गेजेटेड वैकेंसी, इसको गेजेटेड वैकेंसी बोला जाता है। और एज जो है वो नॉट एक्सेसिंग 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। एक्सेसिंग 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 साल के अंडर ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है, जो कैटेगरी वाइज आगे हम लेटर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी में कितना रिलैक्सेशन आपको मिलता है एज क्राइटेरिया में। नेक्स्ट असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसको भी डबल AO की वैकेंसी बोला जाता है। ये भी आपके इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर CNAG के अंडर ही वैकेंसी निकलती है। और ग्रुप बी वैकेंसी, ये भी गजेटेड वैकेंसी, इसमें भी 30 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज कितना रिलैक्सेशन मिलता है वो आगे हम देखने वाले हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है 2.2 जो आपका है, इसके अंदर आपकी जो लेवल 7 पे लेवल 7 जो है उसके अंडर आती है और ये है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपकी सैलरी वेरी करती है एज पर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तीसरे नंबर पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अलग अलग दे रखा है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सब में अलग अलग वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे दे रखा है। और ये सभी ग्रुप बी वैकेंसीज है। और ग्रुप बी वैकेंसी के साथ साथ आपको इनकी एज भी दे रखी है आगे 20 to 30 ईयर, है ना, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप इसको अच्छे से रीड कर लेना, नोटिफिकेशन में आपको डिटेल में दे रखा है, राइट। ये नोटिफिकेशन का स्नैपशॉट ले रखा है मैंने। अलग अलग वैकेंसीज है, जैसे कि ASO बोलते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ASO की वैकेंसी निकलती है। ये ASO की वैकेंसी देखो कितने डिपार्टमेंट में निकलती है, आप अगर देख पा रहे हैं इतने डिपार्टमेंट में, राइट। कि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उसके बाद AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, इनमें ASO की वैकेंसी निकलती है। उसके बाद बात करें तो इनकम टैक्स जो ऑफिसर की वैकेंसी होती है, जो कि सबसे हॉट वैकेंसी मानी जाती है। ज्यादातर एस्पिरेंट्स की डिमांड यही रहती है कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। वैसे MEA की भी अच्छी होती है, डबल AO की भी अपने लेवल पे अच्छी, सबसे बेस्ट जॉब होती है। लेकिन जो सबसे डिमांडिंग होती है इनकम टैक्स की बात करें हम CBDT में, है ना, वो ग्रुप सी वैकेंसी, ग्रुप बी, दो होती है इसमें। एक तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, एक इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज। सेंट्रल एक्साइज की सबसे हॉट होती है, राइट। तो ग्रुप बी वैकेंसी होती है, ग्रुप सी वैकेंसी होती है, CBIC और CBDT में होती है। और इसमें भी 30 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर एग्जामिनर, राइट। ये इंस्पेक्टर की जॉब होती है ना। 4 की बात करें तो CBIC में होती है 3 तो, और एक CBDT में होती है। उसके बाद बात करें असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये भी ग्रुप बी वैकेंसी होती है और इसमें भी 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट, इंस्पेक्टर अलग अलग, ये सारी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। आप इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट होती है 2.3 पे लेवल 6, सैलरी होती है 35,400 से 1,12,400 तक, इसके बीच में सैलरी वेरी करती है। अब धीरे धीरे आप जाएंगे तो सैलरी जो स्केल है वो घटता जाएगा और कम होती जाएगी आपकी, राइट। इसमें असिस्टेंट की होती है अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप बी वैकेंसी होती है। अभी ग्रुप बी पे ही हम चर्चा कर रहे हैं, ग्रुप सी भी आएगी इसमें। डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर्स, इसके अलावा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, JSO जिसको बोला जाता है, JSO की पोस्ट होती है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशंस, ग्रुप बी वैकेंसी होती है। अप टू 32 ईयर्स तक इसमें एज वाला भर सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं इसमें 2.4 पे लेवल 5, पे लेवल 5 पे आगे जैसे जैसे पे लेवल आपका कम होता जाएगा आपकी सैलरी भी कम होती जाएगी, पे लेवल बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। इसकी सैलरी होती है 29,200 से 92,300 तक सैलरी वेरी करती है। ऑडिटर की पोस्ट होती है, ऑफिस अंडर CN केक जिसको बोला जाता है,
CGDA, ग्रुप सी वैकेंसी होती है। अब आपकी ग्रुप सी वैकेंसी आ गई पे लेवल से, पे लेवल 5 से आपकी ग्रुप सी स्टार्ट हो जाती है। ग्रुप सी में 18 से 27 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी। और ऑडिटर, अकाउंटेंट ये सारी ग्रुप सी वैकेंसी, इसमें 18 से 27 साल होनी चाहिए आपकी उम्र। बाकी कैटेगरी वाइज वेरी आपकी रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST OBC और विडो, है ना, सबका अलग अलग होता है। एक्स सर्विसमैन का सबका अलग अलग एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया होता है, राइट। नेक्स्ट होता है लेवल 4। लेवल 4 की सैलरी देखो स्लाइटली कम हो गई आपकी, 25,500 से 81,100। इसमें पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर्स, अपर डिवीजन क्लर्क्स, सारी ग्रुप सी वैकेंसीज है। इसमें सब में एज 18 से 27 साल की होती है, राइट। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज यहाँ पे दे रखा है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं एलिजिबिलिटी। अब सबसे हमने क्या देखा अब तक कि किन किन पोस्ट पे वैकेंसीज निकलती, ग्रुप बी ग्रुप सी वैकेंसी में किन किन को कंसिडर किया गया है, किन किन को इंक्लूड किया गया है और उनकी सैलरी किस हिसाब से वेरी करती है, वो हमने देखा है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी जो बात करते हैं, एलिजिबिलिटी जो आपका पैरामीटर्स होते हैं वो 3 होते हैं। नेशनलिटी एक होता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक एज लिमिट। 3 आपके पैरामीटर्स होते हैं जिसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। नेशनलिटी होती है कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो कौन सी कंट्री की है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एज लिमिट होनी चाहिए। तो हम पहले बात करते नेशनलिटी, राइट। इसमें सिटीजनशिप की बात करें तो एक कैंडिडेट मस्ट बी ईदर क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम आउट टू इंडिया बिफोर द 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। ये इंटेंशन होना चाहिए, इसके अलावा कोई और हो तो वो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मली ये आपके हैं जाम्बिया, मलाइया, जेरी, यूथोपिया, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज के जो रिफ्यूजीज है ना, जो माइग्रेटेड है, जो यहाँ से आए हैं, उनको भी कंसिडर किया जाएगा, राइट। तो ये 4 आपके पैरामीटर्स है जो कि आपकी नेशनलिटी और सिटीजनशिप को कंसिडर किया जाएगा इसके बिहाफ, राइट। तो मेजरली इंडिया के ज़्यादातर होते हैं, तो इंडिया का होना जरूरी है। बाकी अदर कंट्रीज जो इसमें बता रखा, मेंशन किया गया, इनमें से भी अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट एज लिमिट। एज लिमिट की अगर बात करें तो देखो अभी मैंने आपको वैकेंसी वाइज एज लिमिट बता दी थी कि इस जो ग्रुप वाइज, ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया दे रखा था। मोस्टली ग्रुप बी के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ग्रुप सी के लिए 18 से 27 साल दे रखा था, राइट। लेकिन फिर भी इसमें आपको दे रखा है अलग अलग कि एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। तो आपको दे रखा, जैसे एक मैं समझा देता हूँ कि फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट, जिन पोस्ट में एज लिमिट 28 से 27 साल है, जो पोस्ट ग्रुप सी वैकेंसी में, उनमें कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1995। 2 जनवरी 1995 से पहले का जन्म लेना वाला नहीं होना चाहिए। उससे पहले जिसका जन्म उससे पहले हुआ है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसकी एज बाहर चली जाएगी, एक्सेट करेगी, राइट। एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004। 2004 के बाद भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी एज लिमिट मिनिमम एज से भी कम हो जाएगी, राइट। बाकी 20 to 30 ईयर में भी आपको दे रखा है कि ये अलग अलग पेमेंट दे रखा है, आप रीड कर लें इसको अच्छे से, और जिस भी क्राइटेरिया के अंदर आप सुटेबल है उसमें आप अप्लाई करें, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट एंड कैटेगरी कोड्स ऑफ क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन एज आर फॉलो। जो भी एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम कर रहे हैं उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी कोड है, यहाँ पे कैटेगरी है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन परमिसिबल बियॉन्ड अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट के बाद भी आपको इतनी एज तक का रिलैक्सेशन मिलता है, वो दे रखा है। SC ST में अगर आप हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि सपोज करो कि आपकी एज 28 से 27 साल दे रखी है किसी वैकेंसी में, तो आप SC ST में हो तो आपकी एज कितनी हो जाएगी, 28 से 27 प्लस 32 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, 18 से 32 साल। और अगर आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल है तो आप उसमें 35 साल तक अप्लाई कर सकते हो। आपको 5 साल तक रिलैक्सेशन मिल रहा है, मतलब 35 साल तक इसमें अप्लाई कर सकता है और इसमें 32 साल तक अप्लाई कर सकते, 5 साल प्लस और एड कर लो, राइट। अगर आप OBC में हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 28 से 30 है तो 18 से 30 हो जाएगा 27 वाली में, और 30 है तो 18 से 33 ईयर तक हो जाएगा। जो भी आप अपर एज लिमिट में 3 ऐड कर लें, राइट।
पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व जो है उसको 10 साल का मिलता है, पीडब्ल्यूबीडी में ओबीसी में 13 साल का मिलता है, और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी में 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, राइट। एक्स सर्विसमैन में अगर आप आते हो, ईएसएम कैटेगरी एक्स सर्विसमैन बोला जाता है, इसमें आपको 3 years आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एजेज ऑन द क्लोजिंग डेट, तो आपको इसमें 3 साल का मिलेगा। डिफेंस पर्सनल है, डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्रीज और इन अ डिस्टर्ब एरिया रिलीज एज ए, इसमें भी आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, राइट। आगे बात करें तो आपका पॉइंट नंबर 9 में भी आपको डिफेंस पर्सनल इसमें 8 साल का मिलेगा एससी एसटी वालों को, राइट। एडिशनल परमिशनेबल रिलैक्सेशन या अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप सी वैकेंसीज, ग्रुप सी वैकेंसीज के लिए एडिशनल आपको दे रखा है, या आप इसको रीड कर लें, अप टू 40 ईयर गवर्नमेंट से अलग अलग इसमें ब्यौरा दे रखा है, वो आप रीड करिए। डाइवोर्सी वुमन के लिए 35 साल है ना, अप टू 40 साल, एससी एसटी के लिए अनरिजर्व के लिए, तो ये आप देख लें, राइट, पढ़ लें इसको अच्छे से। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में इनेबल कर दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं ऑफिशियल आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी बता दूंगा, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलिजिबिलिटी। इलिजिबिलिटी में सेकंड पॉइंट जो हमारा बनता है, पहला तो एज क्राइटेरिया था, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते, सॉरी नेशनलिटी थी पहला क्राइटेरिया, दूसरा हमारा एज हो गया, तीसरा हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उस पर चर्चा करते हैं कि आपकी इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए 8 अक्टूबर तक, ये बोला गया है इसमें। तो इसमें बोला गया कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है, वहां से आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटेंट फॉर कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर इन कॉमर्स एंड मास्टर इन बिजनेस स्टडीज, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमी, राइट। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिजल्ट have to qualify the subordinate audit account service examinations and respective branches of confirmation and regular appointment as assistant audit officer। इनके लिए अलग से जो अलग से वैकेंसी है AAO वगैरह, उनके लिए थोड़ा सा बता रखा है। JSO की जो वैकेंसी है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उसमें वही अप्लाई कर सकते हैं जो ये क्वालिफिकेशन रखते हैं। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। 12th में आपके पास मैथ्स होनी चाहिए और 60% मार्क्स से पास होना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन किसी में भी हो चलेगा, इरिस्पेक्टिव ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा, लेकिन 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए और 60% से पास भी होना जरूरी है JSO के लिए। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, और भी दे रखा है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। अगर डिग्री लेवल पे आपके पास स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑल अदर पोस्ट जो भी है आपकी, ऑल अदर पोस्ट उनकी, अगर देखो ये जो पहला क्राइटेरिया था, ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया था ये किसके लिए था, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो पहला क्राइटेरिया था ये किसके लिए था, ये AAO के लिए था, AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये AAO के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशंस थी कि आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए कहीं से भी, पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि आपके पास कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपके पास ये होना चाहिए, अगर आपके पास ये है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज JSO के लिए, ये जो दूसरी क्वालिफिकेशन आपको दे रखी है JSO के लिए दे रखी है, अगर JSO के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, तो आपके पास ये होना जरूरी है। और बाकी जो पोस्ट बची है JSO को छोड़ के, AAO को छोड़ के, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, ME के अंदर हो गया, उन सभी के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम के अंदर। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास मैथ सब्जेक्ट था या नहीं था, 12th में 60% सा जो भी, ये कोई जरूरी नहीं है, आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका SSC CGLE की अगर हम बात करें, राइट, SSC CGLE कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन जो है ये आपके 2 मोड में होगा, एक Tier 1 होगा, एक Tier 2 होगा। इसको प्री बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, और इसको मेंस बोलते हैं, प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन, राइट। Tier 2 की अगर हम बात करें, Tier 1 और Tier 2 की, पहले क्या होता था कि Tier 1 में होता था, Tier 2, Tier 3, Tier 4 तक जाता था, राइट। लेकिन अब वो पैटर्न पूरा अपडेट कर दिया है, आपका पूरा पैटर्न अपडेट हो गया है, अब सिर्फ आपके Tier 2 तक ही 2 ही स्क्रीनिंग में आपका एग्जाम होगा, राइट। तो इसको 1 by 1 हम देखते हैं। Tier 1 क्या है,
सबसे बात करें हम एसएससी सीजीएलई टीयर 1 की, तो टीयर 1 का क्या एग्जाम पैटर्न होता है? स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव। सबके 25-25 क्वेश्चंस होंगे, मतलब जो पहले वाला पैटर्न है उसी के बिहाफ पे होगा। पहले भी यही होता था, 4 सेक्शंस होते थे आपके एक पेपर में, जिसमें एक तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता था, एक मैथमेटिक्स जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोला जाता है, और एक इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव। 25-25 क्वेश्चंस आते थे, टोटल 100 ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, 100 ऑफ क्वेश्चन। और डबल मतलब एक क्वेश्चन जो आपका होता था, 1 क्वेश्चन जो होता था वो आपके 2 मार्क्स का होता था, राइट। तो टोटल आपके 200 नंबर का ये पेपर होगा। इसका टाइम ड्यूरेशन है वो 1 घंटे का होगा, 1 आवर आपको टाइम मिलेगा, मतलब 60 मिनट आपको मिलेंगे। 60 मिनट मतलब 100 क्वेश्चन, 60 मिनट में आपको 100 ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं, राइट। लेकिन जो स्क्राइब वाले होते हैं, जैसे कि ब्लाइंड वगैरह स्टूडेंट्स होते हैं, उनको स्क्राइब के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, राइट, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, राइट। अब देखो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर रखे, कंक्लूड किए। वो क्या है कि टीयर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। टीयर 1 जो एग्जामिन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू बेस्ड, विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। यानी जो क्वेश्चंस होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेट होंगे। जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसी में आपका क्वेश्चन आएगा, आप दोनों में स्विच कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी, लेकिन इंग्लिश जो है वो सिर्फ इंग्लिश में आएगी, क्योंकि लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज तो लैंग्वेज जिस मीडियम में उसी में आएगी आपकी, राइट। पॉइंट नंबर 2 क्या हुआ? देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50, 1/2, मतलब 0.50 फॉर ईच रॉन्ग। कोई भी क्वेश्चन आपने गलत किया तो 50.50 का नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, राइट, हाफ आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब बात करें डियर इसमें आगे हम चर्चा करें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया, वो ये है कि पहले क्या होता था कि टीयर 1 जो होता था आपका, टीयर 1 एग्जामिनेशन, वो आपके मेरिट में रोल प्ले करता था। टीयर 1 टीयर 2 के मार्क्स जुड़, टीयर 1 टीयर 2 के आगे के मार्क्स जुड़ के ही आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती थी, उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस फाइनल होता था। लेकिन इस बार टीयर 1 को मेरिट में इंक्लूड नहीं किया है। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है इसमें, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स है वो आप जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन उसमें मिल जाएगा कि अनरिजर्व के लिए 30% है, ओबीसी के लिए 25%, अलग अलग कैटेगरी के लिए दे रखा है। 30% मार्क्स लाना जरूरी है आपको, मिनिमम क्वालिफिकेशन। लेकिन वो श्योरिटी ये नहीं देता कि आप टीयर 2 में बैठेंगे, वो उनके क्राइटेरिया के बेस पे जो होता था कि जिसके इतने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आएंगे वो कट ऑफ निकालेंगे, लेकिन इतने आने ही चाहिए आपके, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इतने तो बनने ही चाहिए, राइट। तो वो आपको फिर फाइनल टीयर 2 के लिए फाइनल करेंगे, लेकिन इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे, राइट। ये टीयर 2 के लिए सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखा है कि इतने होने ही चाहिए आपके पास। बात करते हैं टीयर 2 की, तो टीयर 1 का आपका एग्जामिनेशन दिसंबर में है, तो हम पहले टीयर 1 के लिए पढ़ाई करेंगे। टीयर 2 का क्या पैटर्न रहेगा उसके सब्जेक्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। टीयर 2 में आपके 3 पेपर होने वाले हैं, 3 पेपर, राइट, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 सभी के लिए, फॉर ऑल कैंडिडेट, लेकिन पेपर 2 पेपर 3 जो है वो आपके है डबल एओ वालों के लिए, असिस्टेंट ऑडिट और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स के लिए। ये पेपर अलग अलग दे रखा है, मैं आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूँ, राइट। लेकिन ये पेपर सभी को देना होता है, राइट। ये पेपर सभी को देना है, चाहे वो डबल एओ के लिए अप्लाई कर रहा हो या अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हो, ये सभी के लिए कंपलसरी है। बाकी अदर, अगर आपने बाकी जो अदर 2 पेपर है वो अगर आपने डबल एओ के लिए इनके लिए अप्लाई किया तभी आप ये दे पाएंगे, नहीं देने की जरूरत नहीं है, राइट। अब देखते हैं पेपर 1 का क्या पैटर्न रहता है, कि आपके जो पेपर 1 है उसका एग्जाम पैटर्न स्ट्रक्चर कैसा है। थोड़ा सब कुछ चेंज कर दिया टीयर 2 में दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो उसको डिटेल में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप देखेंगे कि पेपर 1 जो है आपका, जो सभी के लिए कंपलसरी है। पहले क्या होता था कि जो पेपर 2 पेपर 3 पहले भी होते थे आपके, लेकिन पेपर 1 की जगह आपके मैथ्स और इंग्लिश आता था सिर्फ। मैथ्स में आपके 100 क्वेश्चंस आते थे, इंग्लिश में आपके 200 क्वेश्चंस आते थे। 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के इंग्लिश में, टोटल 400 का आपका मेंस होता था, टीयर 2 जिसको बोलते हैं। और जो डबल एओ की तैयारी करते थे उनके अलग से वो एग्जाम्स पेपर होते थे, वो सिर्फ डबल एओ के लिए स्पेशली होते थे।
लेकिन ऑल अदर पोस्ट के लिए सिर्फ मेंस में आपको 2 ही सब्जेक्ट होते थे, मैथ्स और इंग्लिश, राइट। टियर 3 आपका डिस्क्रिप्टिव होता था, सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव का होता था, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का होता था। टियर 4 आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता, लेकिन अब सब कुछ चेंज कर दिया इन्होंने, सब कुछ को, सब जितने भी थे स्क्रीनिंग जो लेवल थे वो सभी इसी में कंक्लूड कर दिए। तो जो पेपर 1 जो था आपका, पेपर 1 की बात करें कि जैसे पहले मैथ्स और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया है। डिटेल में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या किस तरीके से पेपर 1 को हम कंप्लीट करने वाले। पेपर 1 जो आपका होगा वो 2 सेशन में होगा, सेशन 1 और सेशन 2, 2 सेशन में आपका पेपर होने वाला है। पहले सेशन 1 कंप्लीट होगा, फिर आपको थोड़ा गैप मिलेगा, फिर सेशन 2 होगा। साथ एक ही दिन में दोनों सेशंस होने वाले, राइट। जो सेशन 2 है वो कंप्लीटली कुछ नहीं है, वो आपका टेस्ट होता था, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो पहले भी होता था आपका, टियर 4 में लेके जाते थे उसको, टियर 4 में, है ना, टियर 4 में आपका टेस्ट होता था, उसको हम पेपर 1 के अंदर यानी टियर 2 के अंदर ही लेके आ गए। तो टियर 2 जो सेशन 2 है वो आपका पहले भी होता था और अब भी होता है। टेस्ट जो बोलते हैं इसको डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है। जो सेशन 1 है वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा, सेशन 2 15 मिनट का होगा, ये आपका टाइपिंग टेस्ट होता है सेशन 2। लेकिन हम पहले सेशन 1 की बात करते हैं कि जैसे हम टियर 2 के लिए क्वालिफाई हो गए तो हम सेशन 1 पहले देंगे, पेपर 1 एक ही दिन में आपके दोनों होंगे, सेशन 1 सेशन 2। तो सेशन 1 में बात करें तो 3 सेक्शन बता रखे हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3। एक पेपर होगा, एक पेपर में 3 सेक्शंस होंगे, जैसे कि टियर 1 में 4 सेक्शंस होते थे आपके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस जो पार्ट होता था वो, राइट। सेम इसमें भी वही है, आपके 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में आपका पेपर होगा। पहला सेक्शन जो है सेक्शन 1 वो 1 घंटे का होगा, दूसरा सेक्शन है वो भी 1 घंटे का होगा, तीसरा सेक्शन भी आपके 15 मिनट का होगा, और सम में सेक्शनल कट ऑफ होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होंगे हर सेक्शन के। टियर 2 में ध्यान रखना है, पहले तो ओवरऑल आपकी होती थी, अब हर सेक्शन के मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होंगे कि सेक्शन 1 में मुझे मिनिमम इतने परसेंटेज मार्क्स लाना जरूरी, सेक्शन 2 में इतने लाना है, ओवरऑल लाना जरूरी नहीं, ओवरऑल कितने भी आ रहे हो, लेकिन अगर इसमें मिनिमम में कम पड़ गए तो आप फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, जैसे कि बैंकिंग आईबीपीएस वगैरह में चलता था सेक्शनल कट ऑफ का, राइट। तो सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, 2 मॉड्यूल्स इंक्लूड कर रखे। सेक्शन 1 में 1 घंटे का आपका पेपर होगा, सेक्शन 1 कंप्लीट सभी कंटिन्यू होंगे आपकी, ऐसी बात नहीं। तो मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे आपके, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल 90 नंबर का हो गया आपका। मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इसको बोला जाता है जीआई, 30 क्वेश्चन होंगे, वही 30 या 90 और 90 मार्क्स का, टोटल ये 180 नंबर का हो गया। सेक्शन 1 180 मार्क्स का हो गया, और टोटल 180 मार्क्स में आपके कितने हो गए, 60 क्वेश्चन, राइट। 2 सेक्शन आपके कंप्लीट हो गए, सबसे दोनों में अलग अलग। ये पूरा सेक्शन जो है मैथ्स और रीजनिंग को मिला के, इस पूरे सेक्शन में आपको मिनिमम लाना जरूरी, ऐसा नहीं कि मैथ्स में मिनिमम लाना है, रीजनिंग में मिनिमम आना जरूरी है, नहीं, दोनों को मिला के जो मिनिमम परसेंटेज डिसाइडेड है, जो भी आपके दे रखा है 30% 25%, वो लाना जरूरी है आपको। अगर आपका स्कोर बहुत ज्यादा बन रहा है टोटल मिला के, लेकिन इनमें मिनिमम भी इस मिनिमम से भी कम आ गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, राइट। तो 180 मार्क्स का ही सेक्शन होगा। सेक्शन 2 जो है उसमें भी 2 मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 इंग्लिश एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, और मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस है। इंग्लिश में 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 दिया 135 नंबर के होंगे, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 थी 75 मार्क्स के होंगे। यानी सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो टोटल मिला के ये आपका हो गया 210 नंबर का, 210 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, राइट। सेक्शन 1 180 का हो गया, सेक्शन 2 210 का हो गया। सेक्शन 3 जो है उसमें 2 मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 1 को तो पेपर 1 में रख रखा है, सॉरी सेशन 1 में, मॉड्यूल 2 को सेशन 2 में रख रखा है, सेक्शन 3 और मॉड्यूल 2, और सेक्शन 3 मॉड्यूल 1 यहाँ पे। तो मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर है, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 या 60 नंबर का पेपर होगा। तो सेक्शन 3 जो है वो 60 नंबर का होगा आपका, 60 मार्क्स का। तो टोटल अगर मिला लिया जाए सेशन 1 जो आपका होगा, सेशन 1 वो कितने नंबर का होगा, 180 प्लस 210 कितना हो गया आपके पास, 180 और 210 की अगर मैं बात करूं 390, 390 और 60 नंबर का ये हो गया 450 का हो गया टोटल, ठीक है। 450 नंबर का ही पेपर होगा आपका, करेक्ट भाई। 135 ये हो गए, 75 ये हो गया आपके पास। तो 210 और ये 270 और 90 360 450 नंबर का आपका सेशन 1 होगा। सेशन 2 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, सेशन 2 क्वालिफाइंग नेचर का है। कंप्यूटर का आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ
आपके पेपर इससे आपकी जो टीयर 2 है उसी से बनेगी कंप्लीट। टीयर 1 के आपके जो मार्क्स है वो मेरिट में रोल प्ले नहीं करेंगे, टीयर 2 से आपकी मेरिट बनने वाली है, राइट। ये चीज ध्यान रखें। कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर का है और ये जो सेशन 2 है ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई करना है आपको, इसमें मेरिट में ये रोल प्ले नहीं करेंगे। बाकी जो सारी चीजें आपके मेरिट में रोल प्ले करेगी, इनमें जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतनी आपकी मेरिट जाएगी, राइट। ये चीज आप ध्यान रखें। अब इनका डिटेल में सिलेबस क्या है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। टीयर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 के बारे में हमने डिटेल में देख लिया, अभी पेपर 1 ही मैंने आपको समझा है, ये जो समझा है पूरा पेपर 1 का है ये, ठीक है। पेपर 1 में आपके 2 सेशन में एग्जाम होंगे, राइट। और 2 सेशन में आपके सेशन 1 में 3 सेक्शन होंगे, सेशन 2 में सेक्शन 3 का दूसरा मॉड्यूल होगा, डेस्क टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा। तो पेपर 1 की बात होगी, लेकिन जो पेपर 2 पेपर 3 मैंने आपको बताए थे कि जो सिर्फ आपके डबल एओ के लिए थे। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 दूना 200 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। पेपर 3 जनरल स्टडीज का होगा, जिसमें आपको फिनांस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिनांस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 दूना 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, राइट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। जो डबल ओ की पोस्ट होती है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उनके लिए, राइट। तो ये पेपर 3 का अपना पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, राइट, टीयर 2 का। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो टीयर 2 से रिलेटेड है, वो क्या है कि जैसे कि टीयर 2 विल बी इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सेपरेट शिफ्ट, है ना, इन अ डे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सेपरेट शिफ्ट में होंगे एक ही दिन के अंदर, राइट। ये ध्यान रखना टीयर 2 में। पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है, सभी के लिए कंपलसरी पेपर 1। पेपर 1 कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, राइट। लेकिन पेपर 2 पेपर 3 जो है डबल एओ के लिए ओनली, जो डबल एओ में अप्लाई नहीं कर रहे उनको देने की जरूरत नहीं है। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सेपरेट शिफ्ट में होंगे। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, ऑल पोस्ट के लिए कंपलसरी है। पेपर 2 विल बी ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जो पेपर 2 है वो जेएसओ के लिए, जो जेएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए है ये, ठीक है, ओनली फॉर जेएसओ। तो जो पेपर 2 है वो सिर्फ जेएसओ के लिए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, राइट। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको पेपर 2 देना है। अगर वो नहीं कर रहे हैं जेएसओ के लिए, उनको पेपर देने की जरूरत नहीं है, ये ऑल पोस्ट के लिए, राइट। JSO in the Ministry of Statistics and Program Implementations and who are shortlisted in Tier 2 for these posts, जो Tier 2 में shortlist है उन्हीं को ये देना होगा, right? Next, paper 3 will be only those candidates who are shortlisted in Tier 1 and paper 3 for the post of Assistant Audit Officer, Assistant Account Officer. जो पेपर 3 है वो सिर्फ डबल एओ के लिए, किसके लिए, डबल एओ के लिए। डबल एओ के जो फिल किया है वो सिर्फ पेपर 3 दे सकते हैं, उनको पेपर 2 देने की भी जरूरत नहीं है। पेपर 2 सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ के लिए, राइट। आगे बात करें इसमें, पेपर 1 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शंस हैविंग 2 मॉड्यूल्स। पेपर 1 में है 3 सेक्शन दे रखे हैं मैंने, जो आपको बताया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ये जो आपको बताया मैंने, सेक्शन 1, सेक्शन 2, ये सेक्शन 1 दे रखा, सेक्शन 2 दे रखा, सेक्शन 3 दे रखा ना, 3 सेक्शन इंक्लूड कर रखे, इनको डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है। हर एक सेक्शन में 2-2 मॉड्यूल्स है, हर एक सेक्शन में 2-2 मॉड्यूल्स दे रखे हैं, राइट। अगर आप देखेंगे हर एक सेक्शन में 2-2 मॉड्यूल्स दे रखे मैंने। सेक्शन 3 में भी 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 इधर, मॉड्यूल 2 डेस्ट में दे रखा मैंने, राइट। मॉड्यूल 2 इधर है। तो सेक्शन 1 में, मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स है, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग है। सेक्शन 2 में, मॉड्यूल 1 में इंग्लिश है और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस है, राइट। ये भी 1 घंटे का होगा, ये भी 1 घंटे का होगा, राइट। इसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे और 180 नंबर का पेपर होगा, राइट। 60 या 180। इसमें आगे इंग्लिश में 45 का होगा, 45 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश में, और इसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल 70 क्वेश्चंस होंगे और 70 दिया 3, 210 का ये पेपर होगा, राइट। और मॉड्यूल 2 में कंप्यूटर में जो है वो आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। तो टोटल अगर हम बात करें इन तीनों को मिला के, तो ये हो जाएगा आपके पास 450 नंबर का ये पेपर हो गया आपका, राइट। कहाँ तक, मॉड्यूल 1 तक, सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 तक की पूरा। और जो मॉड्यूल 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर डेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, राइट। कंप्यूटर भी क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपको टू बी रिमेंबर, राइट, वो क्या है कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन। पेपर 1, पेपर 1 जो है उसके जितने भी सेक्शन है, 3 सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, वो तीनों क्वालिफाई करना जरूरी है। इंडिविजुअल, सेक्शनल कट,
आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स है दे रखे मिनिमम क्वालिफाइंग वो लाने जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओवरऑल आपके बहुत ज्यादा आ रहे हैं और एक सेक्शन में आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन से कम भी आ गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मॉड्यूल्स में नहीं है ये अप्लाई, सिर्फ सेक्शन में अप्लाई है। अगर हम बात करें इसकी कि ये जो मॉड्यूल्स है, इन मॉड्यूल्स दोनों मॉड्यूल्स में मिला के मिनिमम क्वालिफिकेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मॉड्यूल 1 में भी इंडिविजुअल मॉड्यूल में भी क्वालिफाइंग रख रखा मिनिमम, ऐसा नहीं है। आपको सेक्शन एक सेक्शन में मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है दोनों मॉड्यूल्स को मिलाकर, राइट। जो भी आपके 30% 25% क्राइटेरिया उसके हिसाब से। नेक्स्ट है देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 1 सेक्शन 2 के दोनों मॉड्यूल्स और सेक्शन 3 का फर्स्ट मॉड्यूल, इन तीनों में नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है ऑफ पेपर 1, पेपर 1 की बात हो रही है। और 0.50 जो है वो आपकी क्या पेपर 2 पेपर 3 में है, जो कि जेएस और डब्ल्यूओ के लिए, स्टैटिस्टिक्स और फिनांस एंड इकोनॉमिक्स का जो पेपर होगा उसके लिए। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 कंप्यूटर नॉलेज स्टडीज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग नेचर, जरूरी है देना लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का है, राइट। ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 2 है जिसमें डेस्ट बोला जाता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर स्पीड टेस्ट, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ 50 मिनट्स इन सेशन 2। पहले सेशन में तो आपके 3 सेक्शंस आ गए, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3। सेकंड जो सेशन होगा उसमें 15 मिनट का होगा। द डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ए पैसेज ऑफ अबाउट 2000 की डिप्रेशंस फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 15। अब देखो एक वर्ड में हम जो डिप्रेशंस होते हैं वो जनरली 5 डिप्रेशंस 8 डिप्रेशंस होते हैं, 5 हम जनरली लेते हैं। उसके हिसाब से आपकी वर्ड पर मिनट स्पीड जो होती है वो कैलकुलेट की जाती है। एक वर्ड में हम 5 डिप्रेशन मानते हैं, राइट। तो डिटेल instruction regarding skill test will be provided by the regional office of the commission's information about the evaluation of typing test available on the commission's website पे आपको available कर दी जाएगी। test will be mandatory for all the post, however it will be qualifying in nature। test सभी के लिए mandatory but qualifying in nature है, राइट। नेक्स्ट सिलेबस डिस्कशन की अगर हम बात करते, एग्जाम पैटर्न की बात हो गई, अब सिलेबस डिस्कशन के रिगार्डिंग थोड़ा डिस्कस करते हैं। सिलेबस देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैं बात करूंगा क्योंकि आई विल टीच यू मैथ्स, मैं मैथ्स कवर करने वाला हूँ आपका। मैथ्स में जितने भी सेक्शन है, चाहे वो अरिथमेटिक हो, चाहे वो एडवांस मैथमेटिक्स हो, चाहे वो मॉडर्न मैथमेटिक्स हो, तीनों को हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। माई सेल्फ राज चंद्र कुमावत, राइट, यू कैन कॉल मी राज सर, ठीक है, मैथ्स बाय राज। तो हम सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाले हैं, बाकी सब्जेक्ट आपकी जो रेस्पेक्टिव फैकल्टीज है वो आपको बताएंगे। जैसे कि इंग्लिश आपको अजय सर बताएंगे, जीएस और जो जनरल अवेयरनेस है उसके लिए आपको जागेश्वर सर बताएंगे, कंप्यूटर के लिए आपको परवीन सर बताएंगे और रीजनिंग के लिए आपको श्री राम यादव सर बताएंगे। लेकिन मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। अगर हम बात करें कॉन्साइजली अगर बात करें तो द क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर एंड नंबर सेंस ऑफ कैंडिडेट। द स्कोप ऑफ द टेस्ट विल बी कंप्यूटेशंस of whole number, computation of whole numbers, decimal fractions, relationship between numbers, percentage, ratio, proportion, square root, average, interest, profit, loss, discount, percentage and business, partnership and business, mixture and allegation, time and distance, time and work, basic algebraic identities of school algebra and elementary surds मतलब घातांक करनी, इनसे रिलेटेड, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अलजेब्रा का पार्ट होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट होता है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस वगैरह, ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सिमिलरिटी मतलब समरूपता और सर्वांग समता, सर्कल वृत्त हो गया, इसकी इट्स कॉर्ड मतलब जीवा, स्पर्श रेखा, एंगल सबटेंड बाय कोड्स ऑफ ए सर्कल मतलब सर्कल पे जो कोड के द्वारा एंगल सबटेंड होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉमन टेंजेंट जो होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बारे में, सर्कल्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल्स, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्पेयर, हेमिस्फेयर, रेक्टेंगल, पैरेलल पाइप्ड, रेगुलर राइट पिरामिड एंड ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, पूरक कोण, संपूरक कोण, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई व दूरी, हिस्टोग्राम्स, डीआई आ गया आपका कंप्लीट। इसमें अरिथमेटिक एडवांस और डीआई का पार्ट दे रहे हैं, राइट। अगर मैं बात करूं यहां तक टाइम एंड वर्क तक, टाइम एंड वर्क तक अगर मैं बात करता हूं तो यहां तक अरिथमेटिक है
और बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से लेकर ये यहाँ तक एडवांस मैथमेटिक्स आपका, उसका ये डीआई वाला पार्ट आ गया आपका। ठीक है, इसको डिटेल में हम 1 बाय 1 स्ट्रक्चर वाइज में आपको समझाऊंगा, चिंता मत करिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिकेटिव सिलेबस टीयर 2, टीयर 2 के लिए इंडिकेटिव सिलेबस जो है वो आपको ये दे रखा है, ये आप टीयर 1 के लिए है। टीयर 2 के लिए अगर हम बात करें तो मॉड्यूल 1 ऑफ सेशन 1 ऑफ पेपर 1 मैथमेटिकल एबिलिटी। मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए बार बताऊंगा क्योंकि मैथमेटिकल एबिलिटी जो है जो आपका सेक्शन 1 है, सेशन 1 का सेक्शन 1 उसके अंदर मॉड्यूल 1 के अंदर इंक्लूड है, राइट, मैथमेटिकल एबिलिटी। उसका क्या क्या कौन कौन से रिलेटेड, क्योंकि टीयर 1 में तो कोई सेक्शन कोई नहीं, कोई आपके सेशन नहीं है, ना ही कोई सेक्शन है, डायरेक्ट 4 सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं, पुराना जो पैटर्न है। लेकिन टीयर 2 में जो पेपर 1 है उसको थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव किया है, थोड़ा सा क्लासिफाई किया अलग अलग सेशंस में, सेक्शंस में। तो इसका डिटेल जो इंडिकेटिव सिलेबस है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। नंबर सिस्टम में कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशंस बिटवीन नंबर्स, सभी चीजें आ गई इसमें। डिविजिबिलिटी आ गई आपकी, रिमाइंडर थ्योरम आ गई, सभी चीजें इंक्लूड होगी। डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, डेसिमल फ्रैक्शंस, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, सभी आ गए। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, राइट, सारी चीजें इंक्लूड हो गई आपकी। एलसीएम, एचसीएफ, जो भी चीजें आ जाएगा आगे। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, यह आपका अर्थमेटिक का पार्ट आ गया। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, स्क्वायर रूट, वर्गमूल आ गया, एवरेज, एवरेजेस, औसत, इंटरेस्ट आ गया, ब्याज आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, लाभ और हानि आ गया, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड लिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। जो जनरल टॉपिक्स होते हैं अरिथमेटिक वो आपके इंक्लूड किए हैं। अलजेब्रा की अगर हम बात करते हैं तो अलजेब्रा में बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा इन एलिमेंट्री सेट्स, सिंपल प्रॉब्लम्स, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इसको इंक्लूड किया। ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो फेमिलियरिटी विथ एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड फैक्ट्स, ट्राइंगल्स एंड वेट्स, काइंड ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंसीज। सेंटर का मतलब जैसे कि आपके केंद्र, केंद्रक, है ना, लंब केंद्र, सारी चीजें आ गई इसके अंदर। सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, है ना, सभी चीजें इसके अंदर कंक्लूड, सारी चीजें आ गई इसमें। कॉन्ग्रुएंस, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सारी चीजें। कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, समरूपता और सर्वांग समता। सर्कल एंड इट्स कोड्स, वृत्त और उसकी जीवाएं। स्पर्श रेखा, एंगल सबटेंड बाय कोड्स ऑफ अ सर्कल। कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, राइट। आगे बात करें मेंसुरेशन में तो मेंसुरेशन में 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक 2D और 3D। 2D में आपके आगे 2D से जैसे कि वर्ग आ गया, आयत आ गया, वृत्त आ गया, त्रिभुज आ गया, चतुर्भुज आ गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल्स, ये सारी चीजें 3D के अंदर सारी चीजें आ गया। कौन कौन सी, जैसे कि 3D में सिलेंडर आ गया, बेलन आ गया, कोन आ गया, शंकु। उसके अलावा आपके दे रखा है यहाँ पे ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगन्स, सर्कल्स, ये सारे 2D के अंदर आ गए, है ना। और स्क्वायर और रेक्टेंगल्स, राइट, वृत्त, सॉरी आयत और वर्ग। राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्पेयर, हेमिस्पेयर, रेक्टेंगुलर पैरेललोपेड, है ना, सॉरी पैरेलल पाइप्ड, राइट, पैरेलल पाइप्ड, रेगुलर राइट पिरामिड विथ ट्राइंगुलर एंड स्क्वायर बेस। ये सारे 3D के अंदर आ गया आपके पास, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज लाइक साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, 2 थीटा नहीं है, मिसप्रिंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज, ये इंक्लूड कर रखा है। तो ये आपका डिटेल सिलेबस है। अब मैं अपने लेवल पे अगर बात करूं तो इसको 2 कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया है। मेनली जो ज्यादातर हम देखते हैं तो 2 ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी अरिथमेटिक बोलते हैं, अंकगणित के एडवांस मैथ बोलते हैं, राइट। एक तीसरा भी अगर हम निकालना चाहिए तो उसको मॉडर्न मैथमेटिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉडर्न मैथ्स। मॉडर्न मैथ्स में कौन से टॉपिक आते हैं? पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस,
प्रोबेबिलिटी, राइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो भी समटाइम्स पूछे जाते हैं। अब न्यूमेरिकल अरिथमेटिक में कौन से, एडवांस मैथ में कौन कौन से टॉपिक हो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, देख लो। न्यूमेरिकल एबिलिटी अरिथमेटिक की बात करें तो स्क्वायर, क्यूब एंड देयर रूट्स, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी, औसत आ गया आपका, राइट। नंबर सिस्टम आ गया, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआईएसआई आ गया, राइट। उसकी बात करें रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एप्लीकेशन, मिक्सर एंड एलिगेशंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेंड बेस्ड प्रॉब्लम्स, बॉट एंड स्ट्रीम्स, रेस्ट बेस्ड प्रॉब्लम, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स। ये पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मैंने आपको स्ट्रक्चर वाइज दिया है अर्थमेटिक का। बाकी तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना, जो ऑफिशियल है वो देख चुके हैं, उसको मैंने स्ट्रक्चर वाइज डिजाइन करके दिखाया है, यही डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स है वो कुछ टॉपिक्स में हिडन है, तो उनको मैंने कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे इलेबोरेट करके आपको बताया है, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एडवांस मैथ, तो आप सभी इससे वाकिफ हो। प्लेन ज्योमेट्री जो आपके आती है, जैसे कि वृत्त, ट्राइंगल्स, है ना, ये सारे प्लेन ज्योमेट्री में आते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता, ये सारी प्लेन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे कि कोऑर्डिनेट्स आते हैं, एक्स कोमा वाई, जो बिंदु के निर्देशांक वगैरह है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति बोला जाता है, अलजेब्रा, बीज, और ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ये टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे एडवांस मैथ में, राइट। व्हाट वी विल कवर, अब बात करते हैं कि हमने एग्जाम सब कुछ देखा यहाँ पे, सीजीएल के रिगार्डिंग हमने इसकी स्कीम्स को समझा है, एग्जाम स्कीम क्या है, सिलेबस को देखा है, अच्छे से डील किया है, एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा हमने देखा, एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में हमने थोड़ा देखा, राइट। होपफुली आप सभी ने अप्लाई कर दिया होगा इसके लिए, नहीं किया है तो जाके, अगर लास्ट डेट बची है तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, और एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको पहले ही कहता हूँ कि अगर इफ यू फेमिलियर विद द रूल्स बिफोर प्लेइंग एनी काइंड ऑफ गेम, तो यू कैन प्ले बेटर। अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं और आप उस गेम के जितने भी रूल्स है उसके साथ फेमिलियर है, आप जानते हैं रूल्स क्या है, तो आप बाकी लोगों से बेहतर एक प्लेयर बन सकते हो। और आप रैंडमली प्ले कर रहे हो तो हो सकता है आपके कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाए वहाँ पे, है ना। फिर वही होता है कि चले तो शाम तक, और नहीं चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, वो वाली बात होती है, राइट। तो हमें एक अच्छा चैंपियन बन के निकलना है, और अच्छे चैंपियन के लिए आपको हर एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। आपको एक सटीक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कैसे चीजों को कवर करना है। आज के इस कट थ्रोट कंपटीशन के टाइम पे सिलेक्शन इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि एग्जाम में अगर आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो सारे आप कर पा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स है सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाते हैं, बट एग्जाम हॉल में बैठते तो स्ट्रेस सब पे रहता है, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। रीजन है कि सिलेक्शन इस बात पर निर्भर करता है कि गिवन स्पेसिफिक टाइम में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। आपका अटेम्प्टिंग रेशियो मैक्सिमाइज होना चाहिए, वही आपको एक अच्छा स्कोर देके जाता है। अपने स्कोर्स को बूस्ट करना है हमें, उसके लिए छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें जो जानना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई से अलावा भी। कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, आपके एक्यूरेसी, है ना, आपके एफिशिएंसी, सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। स्ट्रेस को भी कम करना है, कॉन्फिडेंस को भी बनाए रखना है, सेल्फ मोटिवेशन भी जरूरी है, और शॉर्ट टाइम के लिए लॉन्ग टाइम मोटिवेशन की जरूरत है आपको, राइट। ये चीज़ें आप ध्यान रखें। तो हम क्या क्या करने वाले, मैं आप लोगों के लिए CTQ बेस्ड सीरीज लेके आ रहा हूँ, कंसेप्ट थ्रो क्वेश्चंस। तो YT पे फ्री होगी, कंप्लीट फ्री रहने वाली है, टिल द एग्जामिनेशन ये सीरीज चलने वाली है। हमारा 1 आवर का सेशन रहेगा, 1 आवर में हम 50 मिनट्स डिस्कस करने वाले हैं। 10 मिनट अगर हम निकाल भी दे तो 50 मिनट में मैं आपके लिए 25 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। इन 25 क्वेश्चन से हम 25 कॉन्सेप्ट सीख के जाने वाले हैं। पहले मैं टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। टॉपिक वाइज हम पढ़ने वाले हैं कि पहले टॉपिक वाइज, उसके बाद कंबाइंड एक दो टॉपिक्स का मिक्स प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, उसके बाद और मॉक टेस्ट करेंगे जिसमें सभी टॉपिक के क्वेश्चंस मिक्स होंगे, यानी हूबहू एग्जाम पैटर्न पे आधारित। तो CTQ जो कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस है, हम क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन आ गया आपका, उस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे फास्ट ट्रैक कंसेप्ट से। एग्जाम हॉल में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, रियल एग्जाम अप्रोच से, और उसके साथ साथ हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट जो हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में सीखते हुए चलें। मेरा मेन फोकस रहेगा कि जो उन 25 क्वेश्चन से मैं आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग स्किल्स पे काम करूं। उस क्वेश्चंस को करने के बाद आपके उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं हो कि राज सर से मैंने पढ़ा था यार, मेरे कंसेप्ट तो क्लियर होगी। मेरा सेशंस फ्रूटफुल रहा, वेस्ट नहीं गया, मेरे 50 मिनट वेस्ट नहीं हुए। मेरा मेन फोकस यही रहता है, क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करूंगा, या आप मेरे सेशन देख के बता सकते हैं। तो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लेके आने वाला हूँ, लेटेस्ट 2019 2021 तक जितने भी आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस हुए हैं, उनमें आपके जितने भी एग्जाम्स है, CHSL हो या CGL हो या CPO हो या MTS हो, इनके टॉप अच्छे क्वेश्चन है जिनसे हमको सीख सकते हैं,
उनको टॉपिक वाइज कंपाइल करके मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए विथ ऑल अपडेटेड एंड ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के साथ, राइट। उसके साथ रियल एग्जाम अप्रोच होगी, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच जिसको हम बोलते हैं। अप्रोच आपको जरूरी है, फास्ट ट्रैक मेथड्स, ट्रिक्स, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। 25 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। कोशिश ये रहेगी 25 क्वेश्चन करें इन टाइम में। लर्निंग विद CTQ मेथड, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। कोई भी एक क्वेश्चन आ गया तो उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स है वो सारे खोल डालेंगे। यानी हम ये पढ़ेंगे कि एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, राइट। सॉरी, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। अगर ज्योमेट्री में आ रहा है, जैसे कि इन सेंटर का क्वेश्चन आ गया, तो मैं आपको बताऊंगा पहले तो उस क्वेश्चन को फास्ट ट्रैक कंसेप्ट से सोल्व करेंगे, उसके बाद में आपको 1 मिनट का समय लूंगा, 1-2 मिनट का, जिसमें इन सेंटर से रिलेटेड सर्कम सेंटर्स, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट भी आपको बता के जाऊंगा। तो आपका एक पूरा टॉपिक ही क्लियर होगा, आपको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिटेड टाइम हमारे लिए, हमें करना बहुत जरूरी है। पेपर 2 स्टैटिक्स की अगर हम बात करें, थोड़ा सा पॉइंट रह गया, तो आपका जो पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स है JSO के लिए, उसका जो सिलेबस है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। कलेक्शंस, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, स्टैटिकल डेटा, ये सारा पेपर 2 का है सिलेबस, राइट। पूरा कंप्लीट प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग थ्योरीज वगैरह, ये सारी चीजें, राइट। ये सारा पेपर 2 का सिलेबस है आपका। पेपर 3 जो है वो फिनांस। अगर पेपर 3 की हम बात करते हैं तो पेपर 3 में आपका आता है फिनांस एंड इकोनॉमिक्स, जो आपको पढ़ाने वाले जागेश्वर सर, वो आपको कंप्लीट बताने वाले उसके लिए, ठीक है। वो सिलेबस में लेके नहीं आया। तो आज के सेशन में हमने क्या देखा डियर, आज के सेशन में कंप्लीट CGL के बारे में हमने देखा है। CGL में किन किन प्रोफाइल पे वैकेंसी निकलती, ग्रुप बी ग्रुप सी की वैकेंसी कौन कौन सी होती है, उनका सैलरी जो स्केल होता है वो क्या होता है। उसके बाद हमने एलिजिबिलिटी देखा, एग्जाम पैटर्न को समझा, अपडेटेड जो एग्जाम पैटर्न है उसको डिटेल में हमने देखा कि कितने सेशन में आपका पेपर 1 होने वाला Tier 2 का, और कितने सेक्शंस में होगा, उनका अलग अलग स्ट्रक्चर वाइज मैंने आपको सारी चीजें बताई, हम क्या पढ़ने वाले, क्या कवर करने वाले, वो भी बताया। सिलेबस भी हमने डिस्कस कर लिया है। मंडे से आपके सेशंस होने वाले, मंडे से मैं रेगुलर क्लास लेने वाला हूँ। 8 से 9 बजे हमारी क्लास है, तो सभी लोग अलार्म भर के आ जाए। 8 से 9 बजे नहा धोकर आना है, ठीक है, कि एनर्जी अलग ही मिलती है। ऐसे उठ के आ जाओ तो फिर एनर्जी क्या ही मिलेगी। तो 8 से 9 बजे आप सभी मेरे साथ जुड़िए। डेली एक 50 to 60 मिनट का हमारा सेशंस रहने वाला है। हर टॉपिक से 25 क्वेश्चंस टॉप क्वालिटी के डिस्कस करने वाले हैं। कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन से कंसेप्ट सीखते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि आया मैं क्वेश्चन सोल्व करा के अगले क्वेश्चन पे बढ़े, ऐसा नहीं करने वाले। इस ट्रेंड को हमें चेंज करना पड़ेगा कि आए 25 क्वेश्चन सोल्व करा दिए तो आप भी कर लेंगे, राइट। इतना क्यों टाइम वेस्ट करें 1 घंटा उसके लिए। 1 घंटा हम 50 मिनट दे रहे हैं तो वो फ्रूटफुल सेशन होना चाहिए हमारे लिए। 25 क्वेश्चन के साथ हमें 25 नहीं, कम से कम 30+ कंसेप्ट ट्रिक्स सीख के जाना है, 30+ कंसेप्ट सीख के जाने हैं, तब जाके हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगा। वो चीजें हमें याद रहेगी हमेशा, रियल टाइम पे अगर हम उसको सोल्व पा रहे, लगा पा रहे हैं तो, राइट। तो टाइम हमारे पास बहुत कम है, 3 महीने का, 3 महीना भी नहीं है। दिसंबर में एग्जाम है आपका CGL का, और अगर CHSL बाकी तैयारी कर रहे हैं वो भी ज्वाइन करें सेशन को, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन CGL के लिए बात करूँ तो आपके नवंबर बचा है पूरा, अक्टूबर के ज्यादा दिन नहीं बचे, दिसंबर ज्यादा, हार्डली ये मान के चलो आपके 50 to 60 डेज होंगे आपके पास, 45 to 60 डेज मान लो, है ना। इतने दिन आपके पास बचे हुए, इनको अच्छे से सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। मेरा जो रहेगा वो पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशंस करने वाले हैं, टॉपिक वाइज लेके आऊंगा। जब सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चंस चिल क्वेश्चंस नहीं होंगे, टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बड़ा इजी है, कर लिया यार, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। उससे कुछ क्या सीख सकते हैं, क्या नई चीज सीख सकते हैं, वो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, राइट। टॉपिक वाइज के बाद में क्या करूंगा कि सिमिलर जो टॉपिक्स है कंबाइंड लेके आऊंगा, कंबाइंड टॉपिक, राइट, कंबाइंड टॉपिक प्रैक्टिस सेशंस लेके आऊंगा। जब कंबाइंड टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद उसके जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI कंबाइंड है, इनका हमने सेशन कर लिया। रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एज बेस्ड क्वेश्चंस, ये कंबाइंड, इसका एक सेशन कर लिया। तो कंबाइंड जो रिलेटेबल टॉपिक्स है उनको देखेंगे। कंबाइंड के बाद में आपके लिए लेके आऊंगा सेक्शनल। सेक्शनल का मतलब जैसे कि अरिथमेटिक का हो गया, एडवांस मैथ का हो गया, ठीक है। सारे टॉपिक्स के 2-2, 3-3 प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसके बाद हम मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट आपका हूबहू एग्जाम पैटर्न पे होगा, जिसमें सारे टॉपिक्स होंगे एक साथ, अरिथमेटिक, एडवांस और मॉडर्न मैथमेटिक्स, सारे टॉपिक एक साथ 25 क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने रेंडमली, एज हूबहू एग्जाम की तरह ही आपका पेपर होगा। इनको करते हुए चलेंगे तो आप में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगा। बच्चे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट मॉक टेस्ट देने जाते हैं, पढ़ लेते हैं, सब कुछ आता है,
अच्छा कंसेप्ट भी सीख लो, डायरेक्ट मॉक टेस्ट करने चले जाते और फिर ये भी बोलते हैं कि सर हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। वो रीजन ये रहता है, पहले आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें, फिर जो कमियां होती है, वीकनेस होती है, उन पे काम करें। यार इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने में दिक्कत आ रही है, इस टॉपिक को दोबारा पढ़ना चाहिए, मॉक टेस्ट को पूरा प्रॉपर एनालाइज करें और फिर उसके बाद दें। तो पहले आप टॉपिक वाइज दें, फिर कंबाइंड सेक्शनल टेस्ट, उसके बाद आप मॉक पर जाएंगे, अपने आप आपका इंप्रूवमेंट, क्योंकि सारी वीकनेसेस को आप ओवरकम करते हुए आए, तो मॉक टेस्ट में जाके आपको ये कमी नहीं खलेगी, राइट। तो अच्छे से तैयार करें और रोल्स अप योर स्लीव्स माय डियर फ्रेंड्स, कमर कस लो, अपनी बाहों को रोल कर लो और जुड़ जाओ मेरे साथ मंडे 8 से 9 बजे, राइट। वो कहते हैं ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, पासी के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर यूं ना बैठे मंजिल के मुसाफिर। दोस्तों हमारे साथ रहोगे तो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मिलते हैं मंडे को 8 से 9 बजे। होपफुली आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा, काफी छोटी छोटी चीजें या नई चीजें आपको देखने को मिली होगी। डिटेल में नोटिफिकेशन को जरूर पढ़े अच्छे से, फिर भी कोई चीज छूट गई हो तो वहां आपको मिल जाएगी, है ना। और बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम ज्ञान रीति ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। कोई भी क्वेरी डाउट हो तो प्लीज मेंशन बिलो द कमेंट में आप मेंशन करें, कमेंट बॉक्स आपका इनेबल हो जाएगा, वहां पे आप मेंशन कर सकते, आई विल रेस्पॉन्ड यू देयर एसएप, राइट। जितना जल्दी हो सकता है विद अर्लीस्ट पॉसिबल मैं आपको रेस्पॉन्ड जरूर करूंगा, राइट। तो कोई भी क्वेरी डाउट हो आप मुझे पूछें। ये हमारी वेबसाइट से मेल है, आप कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और दिस इज t.me/maths by राज सर, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ पर भी भेज सकते हैं, मैथ्स बाय राज सर, राइट। ये डाउट डिस्कशन ग्रुप है, इसका नाम है डाउट फ्राई, ये मेरा डाउट डिस्कशन ग्रुप है। यहाँ पे आप मुझे क्वेश्चंस कोई भी, जैसे कि प्रैक्टिस करते ऑनलाइन में ये होता है कि प्रैक्टिस करते किस क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ जाती है, तो आप सोचते हो यार अब क्या करें, किससे पूछे, तो आप हेजल फ्री मुझसे पूछिए, उसका स्नैपशॉट लेके ग्रुप में डालिए, वहाँ पे काफी बच्चे डिस्कस करते रहते हैं, वो आपको रेस्पॉन्ड करेंगे, अदरवाइज मैं तो आपको करूंगा ही करूंगा। और आप भी पार्टिसिपेट करें, उन बच्चों के डाउट सोल्व करने में हेल्प करें, राइट। तो मिलते हैं अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ, और मंडे से 8 से 9 बजे सुबह जुड़ना नहीं भूलना मेरे साथ। आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।